गुड मॉर्निंग छात्रों। देखो हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.5 नवी क्लास के लिए है। तो इस क्लास को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर बीच में से आप छोड़ देंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने के लिए लगन से हमें इसको देखना होगा, लगन से पढ़ना होगा। गणित में आपको ऐसी कोई विषय नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो आपकी समझ में नहीं आए। एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन क्लास को अंत तक अवश्य देखें। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। कैसा कीजिए? सरल। सरल करने का मतलब होता है इनको हल करना है। अब हल करने के लिए पहले हमें सर्वसम्मकाओं का पता होना चाहिए, यानी गणित को हल करने के लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर कौन सा सूत्र काम में लेना है वही सूत्र हमें लगाना है। तो देखो, सबसे पहले इन सवालों को, इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ सर्वसम्मकाओं का पता होना चाहिए। तो पहले सर्वसम्मका लिखो। सर्वसम्मका यानी इनको सूत्र भी कहते हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां होता है ए स्क्वायर प्लस बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों संख्याएं एक सी हों। इसको दूसरे तरीके से सवाल इस तरीके से आ सकता है कि a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों एक जैसी संख्या है, तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आए तो भी इसका यही हल होगा, और इस तरीके से दे रखा हो तब भी इसका यही हल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या a का मतलब है प्रथम संख्या और b का मतलब है द्वितीय संख्या का होल स्क्वायर। क्या है? a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या। जब इसको खोलेंगे, प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। क्या मतलब है इसका? यानी a का मतलब होता है प्रथम संख्या यानी पहली संख्या। जैसे 2x प्लस y, इसमें पहली संख्या 2x है और y का मतलब है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर अगर हमको दे रखा है तो इस तरीके से खोलेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। जैसे इसको खोलेंगे हम तो देखो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। जब इसको खोलेंगे तो देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है? जस्ट जो संख्या दे रखी है उसका उसी से गुणा कर देंगे। तो 2x का गुणा 2x से करेंगे तो 4x स्क्वायर, क्योंकि x का यानी जब गुणा करते हैं तो घात जुड़ती हैं, भाग देते हैं तो घात घटती हैं। अब यहाँ देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का गुणा y से करेंगे तो xy प्लस 4xy। फिर दूसरी संख्या है हमारे पास y और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये हमारी प्रथम सर्वसम्मका हो गई या पहला सूत्र हो गया। गुणनखंड जहां भी करने होंगे सब जगह ये काम में आएगा। पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। बैठ गया दिमाग में? अब हमारी दूसरी सर्वसम्मका है
इसमें माइनस आ जाए तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। देखो अगर यही सवाल यहां आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो समझने में दिक्कत आएगी। मैं आपको दोबारा से मिटा के बता देता हूं इसको, वीडियो कहेंगे सर ने क्या लिख दिया। देखो यहाँ क्या है, दूसरी समता है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से खोलेंगे तो देखो a पहली संख्या का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही सेम पहले वाला है, केवल चिन्ह अंतर है। चिन्ह में केवल बीच वाला चिन्ह बदलता है, बाकी की संख्याएं जैसी की तैसी रहेंगी। a बराबर पहली संख्या, b बराबर दूसरी संख्या, प्रथम संख्या माइनस द्वितीय संख्या का वर्ग। तो जब इसको खोलेंगे, प्रथम संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। क्या है समझ में? यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो देखो प्रथम संख्या माइनस द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। जैसे 4x प्लस 3y माइनस 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस की सर्व संख्या है तो उदाहरण भी माइनस का ही होना चाहिए। अब इसको खोलेंगे तो देखो पहली संख्या 4x है, तो 4x का स्क्वायर माइनस 2, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 3y प्लस 3y का स्क्वायर। पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। तो 4 का गुणा 4 से किया तो 4 चौक 16x स्क्वायर। अब देखो इस 3 का गुणा इस 4 से किया तो 3 चौक 12, 12 का गुणा 2 से किया तो 24। तो यह माइनस के 24xy, इसके माइनस के 24xy, और 3 का गुणा 3 से किया तो प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर। ये सर्व समका हो गई आपकी दूसरी। अब तीसरी सर्व समका हमारे पास आती है अभी हमें कोई सवाल नहीं किया है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्नों को भी हल कराऊंगा, घबराओ मत। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी कराऊंगा, लेकिन प्रश्नों को समझने से पहले किसी गंतव्य स्थान पर आपको जाना है, किसी स्थान पर जाना है, तो पहले उसके बारे में रास्ते की जानकारी करनी होगी। तो इन सवालों को हल करने के लिए पहले हमें रास्ता खोजना है। रास्ता इसमें सूत्र है अर्थात सर्वसम का है। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर सवाल सही तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपकी समझ में भी आएगा। अब तीसरी सर्वसम का आती है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ये पहली वाली भी माइनस की हो सकती है, पीछे प्लस हो सकता है, आगे पीछे होने से कोई अंतर नहीं आता है। a प्लस बी यानी ये पहली और दूसरी संख्या एक जैसी होनी चाहिए। जब इसको खोलेंगे तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। इसका मतलब है प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या माइनस द्वितीय संख्या, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। जब इसको हम खोलेंगे तो दो ही संख्या प्राप्त होंगी हमारे पास, प्रथम संख्या का वर्ग माइनस द्वितीय संख्या का वर्ग। क्या मालूम होगा हमें?
पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखो इसमें x और y है, इसमें भी x और y है, यहाँ प्लस है या माइनस है, दोनों संख्या एक सी, यानी दोनों कोष्टकों में पहली संख्या और दूसरी संख्या एक जैसी होनी चाहिए। जब इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। अब इनका विपरीत भी हो जाता है, अपोजिट भी होता है। अगली सर्वसमुकाय है हमारे पास यही संख्या है, इसको घुमा के दे दिया आपके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जो हमने हल की थी उसी के अपोजिट में आपको अगर ऐसे दे रखा है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आपको दे रखा है, यानी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो इसको इस सूत्र से जब हम हल करेंगे तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखो 4 का वर्गमूल 2x का स्क्वायर और 9 का वर्गमूल 3y का स्क्वायर। ऐसा मत करना कि 4x प्लस 9y और 4x माइनस 9y लिख दें, ऐसे नहीं लिखना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल आता है 2 और 9 का वर्गमूल आता है हमारे पास 3। इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3। मैंने आपको 4 सर्वसमुकाएं बताई हैं। 4 सर्वसमुकाओं के आधार पर ही मैं आप इन सूत्रों को, सवालों को आपको हल कराऊंगा। यानी सर्वसमुका तो 3 है, 3 उनके अपोजिट हो गए, 6 हो गई है। जैसे ये चौथे वाले की तीसरे वाले का अपोजिट है, ऐसे ही दूसरे वाले का भी अपोजिट है और पहले वाला का भी अपोजिट, यानी उल्टा। यानी जो हम पे पहले हल किया था वो हमको प्रश्न में दे रखा हो और जो प्रश्न में दे रखा था वो हमें हल करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो इसमें दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो जो मैंने सर्वसमुकाएं बताई हैं उनमें से कोई भी सर्वसमुका नहीं लगेगी। अगर यहाँ 3 प्लस अंडर रूट 3 है और यहाँ भी 3 प्लस अंडर रूट 3 होता तो पहली वाली सर्वसमुका लग जाती, लेकिन यह संख्या अलग है इसलिए कोई सर्वसमुका नहीं लगेगी। लगेगी सर्वसमुका, यहाँ ये वाली लगेगी a प्लस बी। तो डायरेक्ट कर देते हैं हम इसको, एक कोष्टक को खोल दो इसमें से, तो हमने 3 खोल दिया, यहाँ 2 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस 3 अंडर रूट का है और 2 प्लस अंडर रूट 2। यानी पहले वाला कोष्टक हमने खोल लिया, उसमें से 3 निकाल लिया और पीछे वाले कोष्टक को सेम वैसे ही रख दिया। फिर हमने अंडर रूट 3 रख दिया और पीछे वाला कोष्टक सेम वैसा ही रख दिया। अब इस 3 का गुणा 2 से किया तो 3 दूनी 6, इस 3 का गुणा अंडर रूट 2 से किया तो 3 अंडर रूट 2, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। अंडर रूट 3 का 2 से किया तो 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का 2 से किया तो अंडर रूट 6। ये हमारा हल हो जाएगा। अंडर रूट 6 के खंड नहीं होते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यही हमारा आंसर होगा। बैठा कुछ समझ में? यानी ऐसे दो कोष्टक दे रखे हो, कोई भी संख्या दे रखी हो लेकिन समान नहीं है, तो पहले वाले कोष्टक को खोल दो और पीछे वाले को उसके पास रख दो। ऐसे ही अंडर रूट 3 को हमने यहाँ रख दिया और 2 प्लस अंडर रूट 2 को पीछे कर दिया। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, ये पहला वाला हल हुआ। अभी दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। देखो यहाँ पहचान कर लो, दोनों कोष्टकों में एक जैसी संख्या है, एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, तो सर्वसमुका नंबर 3 जो मैंने आपको भी बताई थी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस, यानी a और b दोनों समान हैं, तो यहाँ सर्वसमुका लगा देंगे।
कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे लिख देना सर्वसम का। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए के स्थान पर इसमें है 3, 3 का स्क्वायर, और बी के स्थान पर है इसमें √3, तो √3 का स्क्वायर। यानी ए बराबर मैंने आपको बताया था पहली संख्या और बी बराबर दूसरी संख्या। तो पहली संख्या थी 3, तो 3 का वर्ग कर दिया। दूसरी संख्या थी √3, तो √3 का वर्ग कर दिया। तो ये 3 किया 9, और अंडर रूट की संख्या का जब भी वर्ग करते हैं तो उसमें से अंडर रूट हट जाता है और वही संख्या आती है, तो 3। ऐसा क्यों होता है? देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 अंडर रूट में आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तो 9 में से जब 3 चले जाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा आपके पास? 9 में से जब 3 जाते हैं तो क्या शेष रहता है, पता है किसी को? बताओ। 9 में से 3 जाते हैं तो 3 शेष रहते हैं क्या? तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। 9 में से जब 3 जाते हैं तो 6 शेष रहते हैं। गलती से ऐसा मत करना कि 9 की में से 3 घटा दिया और 3 लिख दिया, ऐसा होता है कभी? 9 में से 3 जाएंगे तो 6 शेष रह गए आपके पास। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब दोनों को उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा है तो उतार लो। घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। गणित में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को, इस क्लास को मन से देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इसमें दे रखा है आपको √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। कौन सा? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सर्वसम का मैंने अभी आपको बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तेरे को पता है ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब पहली संख्या यानी √5, बी का मतलब दूसरी संख्या यानी √2। तो जब इसको हल करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग, तो देखो √5 का वर्ग प्लस 2, पहली संख्या √5, दूसरी संख्या √2 प्लस √2 का वर्ग। सूत्र के हिसाब से खोल दिया, सर्वसम्मता के हिसाब से खोल दिया। तो देखो अंडर रूट की संख्या का जब हम वर्ग करते हैं अंडर रूट हट जाता है, वही संख्या आती है। तो यहाँ आ गया आपके पास 5। फिर देखो ये दोनों अंडर रूट की हैं, ये बिना अंडर रूट की है, तो बिना अंडर रूट वाली संख्या तो बाहर आ गई, और 5 दूनी 10 अंडर रूट में आ गया। क्यों? इसका गुणा इससे क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रूट की हैं और ये बिना रूट की है, इसलिए इनका गुणा इसके साथ नहीं हो सकता। गुणा तो हो रहा है लेकिन वो इसी रूप में लिखना पड़ेगा। और इधर 2 का वर्ग किया तो 2। अब ये पूर्णांक है दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। इसमें से कोई कॉमन आ नहीं रहा है क्योंकि 2 का भाग 7 में नहीं जाता है, तो ये सवाल हमारा इसी स्थान पर पूरा हो जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, उसमें आपको दे रखा है, उतार लिया होगा इसको। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। और देखो a √5 है और b √2 है, तो सर्वसम का नंबर 3
ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बताया था कभी यहाँ भी माइनस हो सकता है, पहले भी माइनस आ सकता है और पीछे भी माइनस आ सकता है। हमें चिन्ह से नहीं घबराना है, चिन्ह को देख करके परेशान नहीं होना है, केवल हमें संख्या देखनी है। देखो यहाँ अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 है। दोनों संख्या एक सी है तो ये सर्वसम का लागू होगी। अगर दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या अलग है तो ये सर्वसम का लागू नहीं होगी। अब इसको हल करने के लिए हमने पहली संख्या का वर्ग यानी अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग यानी अंडर रूट 2 का वर्ग। अंडर रूट 5 का जो वर्ग करते हैं तो 5 आ गया और 2 का वर्ग करते हैं तो 2 आ गया। क्योंकि अंडर रूट संख्या का वर्ग किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है और वही संख्या आती है। तो यहाँ 5 में से 2 गए तो क्या बच गए? 3। इस जगह पे आपका ये सवाल पूर्ण हुआ। उतारो इसको। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये थ्योरिकल है, इसमें हिंदी ही लिखनी है हमें। बता दूं इसको। देखो इसमें आपसे पूछा है, उसमें आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है, उसके व्यास मान लीजिए। देखो वृत्त की परिधि, तीसरा क्या कह रहा है? पाई को एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हो गई पाई। उसने प्रश्न में दे रखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, यानी परिधि है ये, और इसको सी मानने की कह रहा है। क्या कह रहा है? सी। और उसके व्यास को डी मान लीजिए। वृत्त का व्यास बता रहा है वो डी मानने की कह रहा है। परिभाषित कीजिए कि पाई बराबर सी बटे डी, पाई बराबर सी बटे डी हमसे परिभाषित करने के लिए कह रहा है। अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखो पाई को वृत्त की परिधि और व्यास को अनुपात में परिवर्तित करने के लिए तो हमने क्या किया यहाँ? हल। पाई बराबर वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। देखो वृत्त की परिधि आपने पढ़ी होगी, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और आर होती है वृत्त की त्रिज्या, और व्यास होता है वृत्त का 2 गुना त्रिज्या। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, वृत्त की व्यास त्रिज्या को आर कहते हैं और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो उसने क्या बताया? वृत्त की परिधि को सी बताया है। क्या बताया है? सी। और व्यास को डी बताया है, तो सी बटे डी। वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास सी बटे डी। सी कहां से आया? क्योंकि वृत्त की परिधि बता रहा है, वो हमसे मानने के लिए कह रहा है, और वृत्त का व्यास डी बता रहा है। जब हम किसी की लंबाई को स्केल या उपकरण से नापते हैं जब हम किसी भी लंबाई को
इसके लिए उन पैमाने या किसी उपकरण से नापते हैं। क्या करते हैं? जब किसी भी लंबाई को पैमाने या किसी उपकरण से नापते हैं तो केवल निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है। निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है। परिमेय मान प्राप्त होता है। इस कारण हम ये अनुभव कर पाते हैं इस कारण हम यह अनुभव प्राप्त कर पाते हैं कि सी या डी परिमेय हैं। क्या सी या डी परिमेय हैं या अपरिमेय? यानी बिना नाप के, बिना गणना किए हम परिमेय और अपरिमेय का पता नहीं लगा सकते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैंने आपको बताया था। जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती हैं, और जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में? प्रश्न जैसे कह रहा था हमने उसी हिसाब से उसको बना दिया और इससे स्पष्ट हुआ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें संख्या रेखा पर 9√3 को निरूपित करना है। इसके लिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, प्रकार होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, रोल, रबड़, कटर, सब चीज आपके पास होनी चाहिए। इसको हल करने के लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। आज के लिए इतना है। इसको रिपीट करना है, अच्छी तरह से देखना है। अगर किसी को कोई इसमें से समझ में नहीं आए तो पुनः मेरे से इसके बारे में पूछना।